वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचिक.com। रात में गाए जाने वाले रात्रि रागों में श्रृंगार के दो रूप होते हैं, विप्रलंब और उत्तान। इन दोनों की चंचल ठुमरी से एक राग उपजता है, राग खमाज। इस राग के ख्याल नहीं गाए जा सकते क्योंकि उनमें नैसर्गिक गंभीरता की मंदी होती है। ये जो राग है उसका विस्तार मध्य और तार सप्तक तक किया जाता है और खमाज में मिलावट से उपजती है राग मिश्र खमाज। जब आपने इस कहानी को देखना शुरू किया तो भजन गूंजा, वैष्णव जन तो तैने कहिए। राग मिश्र खमाज में ढले इस भजन को MS सुब्बुलक्ष्मी और पंडित जसराज ने कालांतर में इसी राग का इस्तेमाल करते हुए बनाया और फिर गाया। आपने, मैंने, हम सब ने हमेशा जब भी वैष्णव जन सुना है तो सिर्फ उसकी मिठास और एहसास से नाता जोड़ा है। कभी भी आपने उस व्याकरण पर ध्यान नहीं दिया जिसकी प्रस्तावना से हमने आपको अभी अभी गुजारा है। महात्मा गांधी भी ठीक ऐसे ही हैं। आप उन्हें उनके व्यक्तित्व की व्याकरण से नहीं समझ सकते, बस भजन के मिठास की तरह सतही तौर पर छूने पर ही आप ये अलौकिक एहसास कर पाएंगे। 25 जून 1903 में बिहार के पूर्वी चंपारण में मोतिहारी शहर में जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले लोग जॉर्ज ऑरवेल को एक बार ज़रूर पढ़ते हैं। जॉर्ज ऑरवेल बेहद मशहूर लेखक थे। वो स्टालिनवाद, फांसीवाद और नाजीवाद को एक ही मानते थे, उसकी आलोचना करते थे। उन्होंने एनिमल फॉर्म नाम का मशहूर राजनीतिक उपन्यास भी लिखा था। जॉर्ज ऑरवेल के पिता हुकूमत बरतानिया यानी ब्रिटिश सरकार के अफीम एजेंट थे। वो भारत में बरतानिया की हुकूमत के पक्के सिपहसालार थे और चीन को उन दिनों में अफीम बेचा करते थे। इन्हीं जॉर्ज ऑरवेल ने महात्मा गांधी पर अपनी मौत से एक साल पहले सन 1949 में एक लेख लिखा था। रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी नाम के इस लेख में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था कि संतों को तब तक दोषी माना जाना चाहिए जब तक वो बेगुनाह साबित ना हो जाए। उनके बेकसूर होने के मानदंड आम आदमी पर लागू होने वाले मानदंडों से अलग होंगे। गांधी पर यह सवाल उठता है कि वो कितने घमंडी थे। सिर्फ एक धोती पहनने वाला अधनंगा फकीर जो एक टाट की बनी चटाई पर बैठकर साम्राज्यों की जड़ें हिला रहा था। उस गांधी को अध्यात्म के बल और शक्ति पर कितना यकीन था। गांधी ने राजनीति में जाने पर अपने मूल्यों से कितना समझौता किया। वो उस सत्ता के तले दब गए जहां दबाव, ब्लैकमेलिंग और फर्जीवाड़ा था। आप सोच रहे होंगे कि जॉर्ज ऑरवेल ने गांधी की आलोचना की है, लेकिन आलोचना करते हुए भी जॉर्ज ऑरवेल गांधी जी की तारीफ कर रहे थे। ये खुद जॉर्ज ऑरवेल को भी पता नहीं चल पाया। उन्होंने अपनी कुंठा में सबसे कम स्रोतों पर जीवन जीने वाले महात्मा गांधी को साम्राज्य हिलाने की ताकत रखने वाला व्यक्ति बता दिया था। हमेशा यही होता है, जब भी कोई गांधी की आलोचना करता है वो उनकी तारीफ ही कर रहा होता है। गांधी की एक पुर्जा धोती से ढकी देह की यात्रा नहीं थी, बल्कि उनका जीवन ही तीर्थ यात्रा था। ठीक ही तो कहते थे गांधी, आई हैव नो मैसेज फॉर द वर्ल्ड बट माई लाइफ इज़ माई मैसेज। मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने का सफ़र इतना आसान नहीं था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास नाम के लापरवाह बच्चे को जीवन के अंत तक महात्मा बनना था और उसे एक साधारण इंसान को महात्मा बनाना था जो हर लालच से पीड़ित रहा हो। गांधी जी एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता पोरबंदर के मुख्यमंत्री थे। ये आज के मुख्यमंत्री जैसा पद कतई नहीं था, हाँ, पर वो सरकार के खास नुमाइंदे थे। उनकी माँ का वक्त अधिकतर मंदिरों में और आध्यात्मिक व्रत करने में बीतता था। गांधी जी के जीवन पर शुरू में तो उनकी माँ का कोई प्रभाव नहीं था, पर धीरे धीरे गांधी की माँ का व्यक्तित्व उन पर आकार लेने लगा, क्योंकि उनकी माँ सहिष्णुता, सादगी और अहिंसा का पाठ गांधी जी को सिखाया करती थी। उनकी सिखाई चीज़ों में शाकाहार और धार्मिक सहिष्णुता भी शामिल थी।
मिसाल हुसैन ने गांधी जी के बचपन पर निगाह डालते हुए उन्हें एक रिबेलियस टीनेजर कहा है, यानी एक विद्रोही किशोर। 13 साल की उम्र में 1 साल बड़ी 14 साल की कस्तूरबा गांधी जी से उनकी शादी कर दी गई। वो शराब पीते, मांस खाते थे और कई महिलाओं से भी उनकी अंतरंगता थी। लेकिन इन्हीं अवगुणों से एक व्यक्ति को उठाकर महात्मा बनाने का काम कुदरत ने गांधी को दिया था, ताकि उनके जीवन से लाखों करोड़ों लोग प्रेरित हो सकें। एक दिलचस्प किस्सा है जिसे गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था। जब गांधी जी के पिता मृत्युशैया पर थे और बेहद बीमार, मृत्यु के करीब थे, गांधी स्वीकारते हैं कि उस रात में अपनी पत्नी के साथ अंतरंग क्षणों को बिताने उनको मरता हुआ छोड़कर मैं चला आया और उनके पिता की मौत हो गई। क्या ये बात कोई इस तरह से स्वीकार कर पाता यदि वो महात्मा गांधी नहीं होता? गांधी जी ने लिखा है, आई फेल्ट डीपली अशेम्ड एंड मिजरेबल। आई रैन टू माई फादर्स रूम। आई सॉ दैट इफ एनिमल पैशन हैड नॉट ब्लाइंडेड मी ही वुड डाइड इन माई आर्म्स। यानी मैंने बुरी तरह खुद को शर्मिंदा महसूस किया, मैं दुखी हुआ, मैं अपने पिताजी के कमरे में दौड़ गया। यदि उस पशु जुनून ने मुझे अंधा नहीं किया होता तो मेरे पिताजी मेरी बाहों में मरते। गांधी जी पर भगत सिंह की फांसी को जानबूझकर ना रोकने का इल्ज़ाम भी लगता रहा है और इस वक्त खुद भारतीय युवा ही गांधी जी के नायक और खलनायक होने के 2 धड़ों में विभाजित हैं। बरस था सन 1907 और मुल्क में शहीद आज़म कहलाने के लिए अनंत युगों तक नायक और सिर्फ नायक रहने वाले भगत सिंह पैदा हुए। वहीं दूसरी तरफ 38 बरस के महात्मा गांधी सुदूर अफ्रीका में अहिंसक तरीकों को अपनाते हुए उस वक्त संघर्ष कर रहे थे। जब भगत सिंह 8 वर्ष के थे, गांधी सन 1915 में वतन वापसी कर रहे थे। इसी आगमन के साथ 8 बरस के भगत सिंह और 46 बरस के महात्मा गांधी का अपने हथियारों के साथ हुकूमत बरतानिया से सामना हुआ। भगत सिंह के तमंचों से खेलने वाली कहानियाँ इसी दौर की हैं। विद्रोह की ज़मीन पर हथियारों की फसल बोने वाली कहानियाँ भी इसी दौर की हैं। दोनों का मकसद समानता पर आधारित था, पूर्ण स्वराज। किंतु इसे लाने में काम लिए जाने वाले हथियारों में असमानता थी। भगत सिंह का हथियार था सुर्ख विद्रोह, जो हथियार उठाने में गुरेज ना करे, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी का शस्त्र थी अहिंसा। दोनों के व्यक्तित्व की विषमताएं इतनी बारीक हैं कि इति की तरफ बढ़ते हुए सारे पर्दे आज टूटकर गिर जाएंगे। महात्मा गांधी जहां घोर आस्तिक और आध्यात्मिक थे, वहीं भगत सिंह पूर्णतः नास्तिक थे और इस बात को उन्होंने एक किताब लिखकर पुख्ता भी किया है। उस किताब का नाम है वाई आई एम एन एथिस्ट। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ देश भर के उबाल में लाला लाजपत राय को देश ने खो दिया। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त पुलिस ने सर पर लाठियों से प्रहारों से घायल कर दिया और बाद में उनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय की मौत ने उस भगत सिंह को विद्रोही बना दिया जो लाला लाजपत राय के आखिरी राजनीतिक मसलों से सहमत भी नहीं था। भगत सिंह बदला लेना चाहते थे और उनका हथियार गांधी जी की अहिंसा नहीं था। सुप्रिटेंडेंट स्कॉट की हत्या की रणनीति बनाई गई, लेकिन उसमें एक चूक हो गई। भगत सिंह के एक साथी से हुई इस गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 बरस के पुलिस अफसर सैंडर्स की मौत हो गई। सैंडर्स की हत्या में अंग्रेज सरकार भगत सिंह को दोषी पाए जाने के बावजूद उस वक्त पकड़ने में नाकाम रही। भगत सिंह असेंबली में बम फेंक चुके थे। सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल उस असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष थे और इस दरमियान वहाँ पर वो मौजूद भी थे। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि कोई भी जानमाल का नुकसान हो। उन्हें सिर्फ उस धमाके की गूंज को ब्रिटिश हुकूमत के कानों में नए तौर तरीके से समझाना था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह वहाँ से भाग सकते थे। भगत सिंह खुद तय कर चुके थे कि उन्हें पकड़ा जाना ही है। भगत सिंह उम्र के उस दौर पर थे जो बेहद जज्बाती और प्रतिक्रियावादी होती है, लेकिन भगत सिंह उच्च स्तर के स्कॉलर भी थे। क्यों उन्होंने ऐसा चाहा, इसका सबूत हमें कहीं नहीं मिल पाया। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या में इस्तेमाल की गई अपनी रिवॉल्वर लेकर वहाँ पहुँचे थे। वहाँ वो उस वक्त उनके साथ मौजूद थी, लेकिन हिंसक रास्ते को अख्तियार करने वाला अचानक गांधी के रास्ते पर खड़ा हो गया।
हत्या का अभियोग चला, फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई। वो सज़ा मुकर्रर हुई जो खुद भगत सिंह अपने लिए जानते थे, संभवतः वो चाहते थे। 1930 में दांडी मार्च के बाद भारतीय राज व्यवस्था में सुधार के लिए गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सेदारी के लिए ब्रिटेन बुलाया गया। 17 फरवरी 1931 से वायसराय इरविन और गांधी जी के मध्य बीच का रास्ता निकालने की बात शुरू हुई। ये वो दौर था, ये वो समय था जब भगत सिंह की फांसी में महज 1 महीना ही बचा था। 5 मार्च 1931 को इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। अहिंसक तरीके से बरतानिया के खिलाफ विरोध करने वाले भारतीय क्रांतिकारियों को छोड़ने की बात उस वक्त तय कर ली गई, मगर गांधी जी से एक गलती हुई। गांधी जी भगत सिंह की पैरवी करने में नाकाम रहे। सवाल उठा कि भगत सिंह और साथियों की सजा की घोषणा के वक्त गांधी जी ने समझौता क्यों किया। 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। देश उबल पड़ा, गांधी खलनायक हो गए, क्योंकि उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट के दौरान ये आग्रह नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी की माफ़ी नहीं तो ये समझौता भी नहीं। गांधी अपने खिलाफ उपजे विद्रोह को हल्के में लेते रहे। फांसी की सज़ा के 3 दिन बाद ही 26 मार्च 1931 को गांधी जी कराची अधिवेशन में पहुंचे। वो 25 मार्च को पहुंचे, यानी फांसी से सिर्फ 2 दिन बाद। गांधी जी ने लोगों के आक्रोश पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा उनके मन का उद्वेग और उससे पैदा हुआ गुस्सा बस एक हल्का प्रदर्शन था। लोगों ने 25 मार्च को महात्मा को खूनी कहा। सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी के सामने खड़े हो गए। गांधी जी को भगत सिंह पर आखिर बोलना ही पड़ा। गांधी बोले, भगत सिंह की बहादुरी के प्रति मेरे मन में सम्मान है, लेकिन उनका तरीका गलत था। मुझे भगत सिंह से ऐसा तरीका चाहिए था जिसे वो खुद का त्याग करते हुए दूसरों को नुकसान न पहुंचाते। गांधी बोले, सरकार ने उकसाना शुरू किया, फिर भी समझौते की शर्तों में फांसी को टाला जाना शामिल नहीं था, इसलिए समझौते से उस वक्त पीछे हटना ठीक नहीं था। वो बोले, भगत सिंह और उनके दोस्तों से अगर मैं बात कर पाता तो उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत था। मैंने वायसराय को समझाने की हर संभव कोशिश की जहाँ तक मेरा सामर्थ्य था। उनकी फांसी के दिन मैंने वो खत भी वायसराय को लिखा जिसमें मेरे सामर्थ्य का अंतिम हिस्सा भी शामिल था। मैंने उन्हें समझाने के लिए अपनी आत्मा तक उलेड़ दी। गांधी जी बोलते रहे, भगत सिंह अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले नहीं थे, लेकिन हिंसा भी उनका धर्म नहीं था। इन वीरों ने मौत के डर को जीता, मैं उन्हें नमन करता हूँ। फिर भी उनकी शैली का अनुसरण नहीं होना चाहिए। किसी के कत्ल में प्रसिद्धि पाने की चाह जो है वो शुरू कभी नहीं होनी चाहिए, वरना लोग दूसरों की हत्या में न्याय ढूंढने लग जाएंगे। आज तक सारे सबूत गांधी जी के खिलाफ हैं कि उन्होंने वायसराय से जो आग्रह किया वो पूरी शक्ति से नहीं किया। भगत सिंह की फांसी टालने की पुरजोर कोशिश गांधी जी ने नहीं की। जो चिट्ठी गांधी जी आत्मा उलेड़ कर लिखने की बात करते रहे, वो चिट्ठी वायसराय को 23 मार्च 1931 के दिन मिली, पर तब तक भगत सिंह को फांसी हो चुकी थी। गांधी जी को दोषी कहा जाएगा, पर भगत सिंह उन्हें ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि भगत सिंह ने जानबूझकर मृत्यु को चुना था। उन्होंने अपने लिए जिंदा रहने का विकल्प मांगा ही नहीं था। वो गांधी जी की मेहरबानी की अपेक्षा नहीं करते थे, ये उनका अपना चुनाव था अपने लिए। गांधी जी को भी भगत सिंह के लिए अपने मार्ग से एक बार हटना ही पड़ा। उनका आग्रह विद्रोहियों के समर्थन में था। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कम या ज़्यादा हो सकता था। इन दोनों ही महानायकों ने एक वक्त एक दूसरे के तौर तरीके अपनाए, पर इतिहास इसकी शिनाख्त नहीं कर पाएगा। गांधी जी को भगत सिंह का दोषी बनाना कतई सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मूल्यों के साथ भगत सिंह के लिए लघु स्तर पर समझौता भी किया। खुद भगत सिंह सज़ा माफ़ करने वाली अर्जी को लगाने के लिए तैयार नहीं थे। भगत सिंह के पिता ने जब सज़ा माफ़ी की अर्जी लगाई, तब भगत सिंह ने पत्र लिखकर अपने पिता को बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया। बीबीसी ने इस पर एक बेहद सटीक वाक्य लिखा है जो इस वक्त याद हो आता है। भगत सिंह के स्वभाव को देखकर नहीं लगता कि ये बात उनको कचोटती रहेगी कि उनकी सज़ा को माफ़ नहीं कराया गया। गांधी जी पर एक आरोप और भी लगता है, उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग को लेकर। 17 वर्ष की महात्मा की पर्सनल असिस्टेंट बनी थी मनुबेन।
साल था 1946। मनुबेन गांधी जी की हत्या होने तक उनके साथ रही। उनका वास्तविक नाम मृदुला गांधी था। 40 वर्ष की उम्र में अविवाहित मृदुला गांधी उर्फ मनुबेन ने दिल्ली में गुमनाम आखिरी सांसें ली थी। मनुबेन की मौत के 40 साल बाद इंडिया टुडे वो डायरियां ढूंढ के ले आई जो मनुबेन ने गुजराती में लिखी थी। 2000 पन्नों की डायरियों की शुरुआत 11 अप्रैल सन 1943 से होती है। गुजराती स्कॉलर रिजवान कादरी ने बहुत लंबे समय तक इनका अध्ययन किया है। सेक्सुअलिटी को लेकर गांधी जी के ब्रह्मचर्य प्रयोगों का मनुबेन की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, इसका कोई भी अंदाजा लगाने से बेहतर है उस व्यक्ति की राय से निष्कर्ष पर पहुंचा जाए जो स्वयं इन प्रयोगों से होकर गुजरा, यानी मनुबेन। ये वो मनुबेन थी जिनको गांधी जी के हत्यारे नाथुराम गोडसे ने 9mm बरेटा पिस्टल से गोली मारने से पहले दूर धकेल दिया था। इससे नजर आता है कि गोडसे स्वयं मनुबेन को चारित्रिक रूप से दोषी पाता तो सोची गई 2 गोलियां गांधी जी पर दागकर तीसरी उन पर चला देता, लेकिन तीसरी गोली सिर्फ गलती से चली और वो भी गांधी जी पर। गांधी जी की मौत के ठीक 22 दिन बाद मनुबेन ने डायरी लिखना बंद कर दिया था। दिसंबर 1946 में बिहार के श्रीरामपुर में दर्ज एक एंट्री में मनुबेन ने लिखा है, बापू मेरी माता हैं। वे ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के माध्यम से उच्च मानवीय आदर्शों पर मुझे पहुंचा रहे हैं। ये प्रयोग चरित्र निर्माण में उनके महायज्ञ हैं। इनके बारे में सभी उल्टी सीधी बातें निंदनीय हैं। गांधी जी के सचिव प्यारेलाल ने अपनी किताब द लास्ट फेज में कहा है कि मनुबेन के लिए गांधी जी ने वो सब कुछ किया जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। खाना पीना, आराम, नींद, वस्त्र, इन तमाम चीज़ों का वो मनुबेन के लिए ख्याल रखते थे। वो उन्हें अपने साथ ही बिस्तर पर सुलाते थे। मन से मासूम किसी भी लड़की को अपनी माँ के साथ सोने में कोई शर्म नहीं आती। प्यारेलाल की बहन गांधी जी की निजी चिकित्सक थीं। बाद में प्यारेलाल की यही बहन सुशीला केंद्रीय मंत्री भी बनी। एक पंजाबी मुस्लिम महिला बीबी अम्तुसलम भी गांधी जी की निजी सेविका थी, पर किसी ने भी गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को चरित्रहीनता नहीं कहा। सभी उन्हें माँ ही कहती थी। उस वक्त वल्लभ भाई पटेल ने 25 जनवरी 1947 की तारीख को गांधी जी को एक खत लिखा और कहा कि वो इस प्रयोग को रोक दें। ये खत आज भी राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है। वल्लभ भाई पटेल ने इसे गांधी जी की भयंकर भूल बताया था। ब्रह्मचर्य के इन प्रयोगों पर गांधी जी ने खूब जिल्लत सही, तथापि किसी भी महिला के द्वारा उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा जाना और माँ जैसा व्यक्तित्व अमूमन हर लड़की या महिला द्वारा बताया जाना सिर्फ अभी तक गांधी जी के दावे की ही पुष्टि करता है। गांधी इंसानी शरीर में लालच के रूप में गुप्त रूप से छुपी हुई तृष्णाओं पर बिल्कुल उनके करीब जाकर अधिकार करना चाहते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसा एक छोटा बच्चा चॉकलेट का रैपर खोलकर उसे खाने से इनकार कर दें क्योंकि उसे उस लत पर मुक्ति पानी है। हालांकि ये अब तक का सबसे सरल उदाहरण है। तलब से मुक्ति पाना भी मानवीय आदर्शों में जितेंद्रिय कहकर शुमार किया जाता है। बिरला हाउस में 5:17 पर 30 जनवरी 1948 सांझ को नाथुराम गोडसे ने गोली मारने से पहले गांधी जी को प्रणाम किया था। इस हत्या से भी 2 धड़े हुए जो गांधी पर नायक और खलनायक में बंटे हैं। गांधी जी का घोर अनुयायी रहा गोडसे भी गांधी जी के उन गुणों से चमत्कृत था जो गांधी जी ने खुद में विकसित किए थे। ये उन्हें नैसर्गिक उपहार के रूप में नहीं मिले थे। गांधी जी ने मन की मलिनता पर सबसे घातक प्रयोग अपने ही साथ किए और वो उन पर जीतते थे तो हर मामूली इंसानी जीवन के अवगुण पर गुण की जीत होती थी। गांधी जी ने तमाम बुराइयों पर विजय पाने की शुरुआत खुद से ही की थी। परीक्षा में विजयी होने के लिए वह लोगों की दृष्टि में अविजित रहने वाली दुर्भावनाओं से भी कई जगह बच नहीं पाए। आज गांधी जी पर हमारी ये स्टोरी किसी भी किस्से पर आधारित नहीं है, बल्कि गांधी जी पर लगते रहे इल्ज़ामों पर आधारित है, ताकि उन पर लगे सभी महत्वपूर्ण इल्ज़ामों का विश्लेषण करने पर हम आपके सामने असली गांधी को रख सकें। हम गांधी जी की पैरवी नहीं करते, लेकिन अपने ऊपर इल्ज़ाम लेकर एक बेहतर इंसान को पैदा करने वाले महात्मा की पैरवी जरूर करते हैं। संभवतः आज से गांधी जी को आप किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नज़र से नहीं देखेंगे, ये हमारा भरोसा है। किसी भी कहानी को आपको अपनी नज़र से देखने की पूरी सहूलियत है और
इसी वजह से हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। हमारी कहानियाँ, किस्से और ख़बरें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगली खबर तक दमचक मचाते रहें।